आया नहीं अभी इसके अंदर। कमेंट चालू करो इसका। इसको हटा दे रहा। इसको भी। कलर चेंज करना है। हम्म, ओके ओके। हाँ जी, ओके ओके, बिल्कुल। ओके। गुड मॉर्निंग भाई सभी को। ऑनलाइन आ गए हो तो कमेंट कर दो। कमेंट करना चालू कर दीजिए ताकि मुझे पता लग जाए कि मेरी आवाज़ वगैरह सुव्यवस्थित तरीके से पहुंच पा रही है आपके पास में। हाँ, कल क्वेश्चंस पे बात करना चाह रहे थे अपन, और एक यहाँ तक पहुंच चुके थे कि क्वेश्चन नंबर में भी पता नहीं कौन सा था, बट फिर भी वेरी गुड। ठीक है, चालू करते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी गुड मॉर्निंग। सब अच्छे होंगे, बहुत अच्छी बात है। और वेरी गुड। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर डालिए और क्वेश्चन लिखना चालू कीजिए। प्रश्न नंबर डालिए और प्रश्न नंबर लिखना चालू कीजिए भाई। कि विकास की दिशाओं के बारे में स्पष्ट कीजिए। कौन सा प्रश्न? जो भी प्रश्न का नंबर है। विकास की दिशाओं। क्या बेटा? विकास की दिशाओं के बारे में। दिशाओं के बारे में। विकास की दिशाओं के बारे में बताइए। दो दिशाएं होती है विकास की। अ, एक तो मस्तकोद्मुखी, और जिसको बोलते हैं सिर से पैर की ओर। सिर से पैर की ओर होने का मतलब है कि आप जानते हो कि ये एक बच्चे का सिर होता है, और ये इसकी बड़ी नोजी है, ये इसके लिप्स हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये इसके हैंड हैं दोनों। हैंड होने के बाद में ये तो पक्की तय है कि पैर भी होंगे। ये है। जैसा मेरे से बच्चा बन पाया वैसा मैंने बनाया है, कोई बात नहीं है। देखो, मैं पहली गति आपको बताना चाहता हूं, वो गति ये है सिर से पैर की ओर। सिर से पैर की ओर। हर प्रकार के क्वेश्चन लेंगे अपन सिर से पैर की ओर। अब यह आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि पहले बनता क्या है? सिर। पहले बनता क्या है? सिर बनता है। देखिए भाई, अलग से रेड कलर से डोनेट करता हूं। ये इस गति के बारे में बताना चाह रहा हूं मैं। कौन सी गति? ये। पहले सिर बना, फिर सिर बनने के बाद में गति किसकी ओर आई बेटा? पैर की ओर आई। अर्थात सिर से पैर की ओर। पहले निर्माण कार्य सिर का, उसके बाद में धड़ का, और उसके बाद में जब जाकर सबसे लास्ट में बनते हैं क्या? पैर बनते हैं। पैर बनते हैं तो विकास की गति अनुदैर्ध्य प्रकार की। इस गति को बोलते हैं, इस गति को कौन सी गति बोलते हैं? अनुदैर्ध्य। कौन सी गति बोलते हैं बेटा? लिखते रहना आप लोग, मैं मिटाऊंगा नहीं। अनुदैर्ध्य प्रकार की गति बोला जाता है। इसके बाद में ये शिशु सबसे पहले अपना सिर को नियंत्रित करना सीखता है। देखिए, कोई भी बच्चा अपन देखते हैं तो माँ कहती है, या फिर कोई भी लेडीज वगैरह होती है तो वो कहती है कि मेरे बच्चे के सिर को कंट्रोल में रखो। अरे उसका नाड़ ऐसे घूम रही है, उसको थोड़ा कंट्रोल कर, कहते हैं ना। तो बच्चा भी सबसे पहले बैलेंस करना सीखता है किसको? सिर को। संतुलन बैठाता है। और संतुलन किसका बिठाता है भाई? सिर का बिठाता है। सिर का बैलेंस बिठा लेता है, और सिर का बैलेंस बिठाने के बाद में धीरे 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 ऐसे नाड़ ऊपर करना, नीचे करना, सारी गतिविधियां वो करना चालू कर देता है। इसके बाद में अपन चलते हैं
केंद्र से बाहर की ओर। पहली गति सिर से पैर की ओर, दूसरी गति केंद्र से बाहर की ओर। केंद्र से बाहर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर का मतलब पहले सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट का मतलब है कि धड़ का निर्माण। आप जानते हो, मैं कल आपको क्लास में करवा रहा था, तो क्लास में करवाने के बाद में आपसे ये कहा था कि सबसे पहले बच्चे की हार्ट बीट बनती है। और हार्ट बीट बनने का मतलब है कि डॉक्टर सोनोग्राफी के अंदर ये देखता है कि बच्चे की हार्ट बीट आपको सुनाऊं क्या, ऐसे लाइन के अंदर डोनेट किया जाता है हार्ट बीट को। किस गति से हार्ट बीट धड़क रही है, ये गति मैंने बताई थी आपको, सिर से पैर की ओर। दूसरे मार्कर से क्लियरिफाई करके बताता हूं आप लोगों को, ध्यान दीजिए। केंद्र से बाहर की ओर, जरा ध्यान देना इधर, केंद्र से बाहर की ओर। और केंद्र से बाहर की ओर की गति यह होती है, देखिए कैसी होती है। ये सेंटर पॉइंट इसी चित्र के अंदर बनाऊंगा, बार बार चित्र मेरे से नहीं बनाए जाते, मैं आलग से आदमी हूं चित्र के मामले में। ये देखिए, ये ये गति कौन सी है, केंद्र से बाहर की ओर। पहला पॉइंट बना क्या, सेंटर पॉइंट। उसके बाद में उसके बाहरी अंगों पर नियंत्रित करना धीरे धीरे बच्चा सीखेगा। जैसे कि छोटी सी उम्र होती है, छोटी सी उम्र होने के बाद में बच्चा किसी का हाथ पकड़ना सीखता है। हाथ पकड़ने के बाद में धीरे 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 अपने शरीर को बैलेंस रखने की कोशिश करता है। अर्थात विकास केंद्र से, रीढ़ की हड्डी से बाहर की ओर अंगों को। रीढ़ की हड्डी, इसके अंदर लिखना है रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी को संतुलन रखता है, और रीढ़ की हड्डी को संतुलन रखने के बाद में क्या रख पाता है, शरीर को बैलेंस रखने की कोशिश करता है। शरीर का संतुलन, शरीर का संतुलन बन पाता है। चलो, अच्छी बात है। इसके बाद में अपन लोगों ने पहले धड़ और कंधों का विकास होता है, और उसके बाद में अंगुली और पैर का विकास होता है। पहले विकास किसका हुआ, देखिए, सिर व धड़ का पहले होता है विकास। उसके बाद में ही किसका होता है, पैर व हाथ का। वापस क्लियरिफाई करता हूं इस क्वेश्चंस को, जरा ध्यान दीजिए आप लोग। पहला जो भी क्वेश्चन लिखा है आज का, विकास की दिशाओं के बारे में लिखिए। दिशा दो प्रकार की होती है विकास की। एक तो होती है सिर से पैर की ओर, जो आपको डोनेट करके बताया मैंने। ये पहले किसका निर्माण हुआ, सिर का, उसके बाद में पैर। ये गति होती है कौन सी, यो। कौन सी जी, यो गति होती है। इस गति को बोला जाता है क्या, सिर से पैर की ओर। अर्थात पहले सिर का निर्माण हुआ, उसके बाद में किसका हुआ, धीरे धीरे नीचे की ओर। नीचे की ओर गति होना कौन सी गति है, अनुदैर्ध्य प्रकार की गति है। अगली चीज आती है कहां से, केंद्र से बाहर की ओर। केंद्र का मतलब क्या हुआ, सेंटर पॉइंट। पहले क्या बना, क्या बना रहे, रीढ़ की हड्डी। और धड़ बना, और धड़ के बाद में क्या बना, रीढ़ की हड्डी। और रीढ़ की हड्डी के बाद में संतुलन बनता गया, और शरीर का बैलेंस बन गया। अर्थात धड़ का निर्माण, पहले धड़ का निर्माण हुआ, उसके बाद में सिर और हाथ और पैर का निर्माण बाद में होना चालू हुआ। ठीक है भाई, ये ब्लरिंग आ रही है, यहाँ पर लाइट आ रही है थोड़ी, इस वजह से, कोई नहीं। अगले पीपीटी पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन लिखिए, ये लो जी, ये लो क्वेश्चन। अगला लिखिए आज का। एक एक विकास का क्वेश्चन कराता जाऊंगा, और एक एक धीरे धीरे आगे बढ़ता जाऊंगा। देखो, आपको प्रश्न डालना है, और प्रश्न के अंदर ये लिखिए आप लोग कि महिलाओं में स्तनपान कराने का महत्व समझाइए। महिलाओं में, महिलाओं में कराने का महत्व है, ये प्रश्न है। आपको बताना है, किसको, आप एक ईसीसी सहयोगिनी हो, और ईसीसी का मतलब है आंगनवाड़ी सहयोगिनी हो, तो आपको इस चीज के बारे में अवगत कराना है कि ये चीज क्या होती है और इसका क्या महत्व होता है। बाकायदा सब जानते हो, इसको सॉल्व कराने की इतनी जरूरत नहीं है। मैं मोटा मोटा सा बता देता हूँ कि देखो बेटा, जैसा अपन जानते हैं, और
सब चीज का पता है कि क्या होता है कि स्तनपान शिशु के समस्त विकास के लिए सर्वोत्तम पोषण होता है। पहला दूध जो पिलाया जाता है माँ का, वो क्या होता है? सर्वांगीण होता है। सर्वांगीण का मतलब सर्वोत्तम। सर्वोत्तम विकास का निर्माण करता है। क्या करता है? सर्वोत्तम विकास का निर्माण करता है। अर्थात सभी चीजें, अर्थात उसके अंदर क्या होता है? सारी एंटीबॉडीज होती हैं। एंटीबॉडीज का मतलब होता है कि सभी रोगों से वो लड़ सकता है। जब भी तो एक बोलते हैं कि माँ का दूध जितना हो सकता है उतना पिलाना चाहिए। अगर माँ के दूध नहीं आ रहा है तो उसके बाद में क्या बनाया जाता है? जैसा गाँव के अंदर दूध लोग बाग कहते हैं, कौन सा? ऊपर वाला दूध। जो भी क्या हो, फैट के अंदर क्या हो, हल्का दूध होना चाहिए। भारी मात्रा के अंदर दूध नहीं चल पाता है। भारी मात्रा के दूध के अंदर नहीं चलने का मतलब है कि जैसे कि कहते हैं, कौन सा दूध? बकरी का दूध हल्का होता है, तो बकरी का दूध ज्यादातर यूज लिया जाता है, जैसा मेरा मानना है। उसके बाद में ये क्या करता है कि अगर आप लोग ज्यादा फैटी एसिड का दूध पिला दोगे तो उसके बच्चे के क्या लग जाते हैं बेटा? दस्त लग जाते हैं। और दस्त की शिकायत हो जाती है तो बच्चा, जानते हो क्या पोजीशंस होती है? आप सब बखूबी से बहुत अच्छे से जानते हो। इसके बाद में माँ और बच्चे के बीच में गहरा संबंध बन जाता है। किस गति से, किस स्थिति से? स्तनपान से। माँ और बच्चे के बीच में क्या? गहरा संबंध। जरा ध्यान देना, ये संबंध एक हार्मोन स्त्रावित होता है और उस हार्मोन को बोला जाता है, कौन सा हार्मोन? बताइए भाई। ऑक्सीटोसिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है? इनके बीच में गहरा संबंध, अर्थात संबंध को क्या बोला जाता है? बॉन्ड बोला जाता है। अच्छा संबंध स्थापित कर देता है। बहुत अच्छा संबंध स्थापित कर देता है। इसके बाद में माँ का दूध आसानी से पचने वाला दूध होता है। देखो बेटा, मैं आपको यही समझा रहा था, एंटीबॉडीज का दूध होता है। माँ का दूध क्या करता है? आसानी से पाचन। आसानी से पाचन। आसानी से पाचन हो जाता है माँ के दूध से। और सभी पोषक तत्व है, आसानी से पाचन, सभी पोषक तत्व भरपूर मात्रा में, सभी पोषक तत्व भरपूर मात्रा में मिलते हैं। भरपूर मात्रा में मिलते हैं। सभी पोषक तत्व भरपूर मात्रा के अंदर मिलते हैं। दूसरी चीज, माँ का पहला दूध मौजूद एंटीबॉडी शिशु की रक्षा करता है। देखो एंटीबॉडीज, जरा इसको यहां ले लो आप लोग। एंटीबॉडीज शिशु को बीमार नहीं होने देता है। कौन? माँ का दूध। शिशु को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता। रोग प्रतिरोधक क्षमता का मतलब क्या होता है कि कोई भी भारी बीमारी अटैक करती है, जरा याद करो, बड़े बड़े जब बीमार हो जाते हैं तो ये कराते हैं कि साहब क्या डाउन हो गई हमारी? प्लेट डाउन हो गई। अरे प्लेट डाउन होने का मतलब है आपकी इम्यूनिटीज खत्म हो गई। अर्थात इम्यूनिटी सबसे ज्यादा किसके अंदर पाई जाती है? किसके अंदर पाई जाती है? बच्चे को रोग प्रतिरोधक की क्षमता विकसित करने के लिए क्या? एंटीबॉडीज के लिए क्या? सर्वोत्तम दूध किसका होता है? माँ का होता है। एक क्वेश्चन एक ही पेज के अंदर कराने की कोशिश करूंगा मैं, जहां तक है वापस से रिपीट करता हूं मैं इस क्वेश्चन को। महिलाओं में स्तनपान कराने का महत्व है, एक ईसीसी सहयोगिनी को कैसे समझाना है? सर्वोत्तम दूध होता है जो विकास के निर्माण के लिए जरूरी होता है। सर्वोत्तम दूध होता है जो एक विकास के निर्माण के लिए जरूरी होता है। अर्थात यह क्या करता है? एंटीबॉडीज, अर्थात एंटीबॉडीज से रक्षा करता है। यह बच्चों को ऊपर वाला दूध नहीं पिलाना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाला दूध अधिक फैटी एसिड का होता है, ज्यादा मजबूत होता है। उससे बच्चे के क्या लग जाते हैं बेटा? दस्त लग जाते हैं। बच्चे के दस्त लग गए, उसके बाद में अगर माँ के दूध नहीं आ रहा है, उस केस के अंदर दूध उपयोग करना है आपको। जो कौन सा दूध उपयोग करना है? एक बकरी का दूध उपयोग करना है। ठीक है। बकरी के दूध के अंदर क्या पाया जाता है? फैट बहुत कम पाई जाती है, इसलिए। क्यों? देखो, माँ और बच्चे के बीच में क्या होता है? गहरा संबंध होता है। किस हार्मोन की वजह से? ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से। एंटीबॉडीज वह होती है जो शिशु को रोग प्रतिरोधक क्षमता से लड़ने के लिए क्या देती है? स्टेब्लिश करती है। ठीक है। महत्व क्या होता है? माँ का दूध आसानी से पाचन हो जाता है और सभी पोषक तत्वों से क्या होता है? भरपूर मात्रा के अंदर मिलता है। इसलिए माँ के दूध का स्तनपान कराने के लिए महिलाओं को सलाह देनी है आपको, ईसीजी सहयोगिनियों को। ठीक है।
ठीक है, हाँ, अगला क्वेश्चन बताने से पहले मैसेज देख लेना एक बार। न्यू बैच वालों को वापस रिपीट करोगे क्या? हाँ बेटा, देखो, सभी बच्चों को रिपीट करेंगे वापस से इस चीज़ के बारे में। कौन सा है? रश्मि मीना। बेटा वापस से रिपीट होगा, लेकिन मेरा मानना यह है कि अभी जितना ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आप टाइम स्पेंड करो, उससे बढ़िया है कि जितने क्वेश्चन आप कर पाओ। मैं ये मानता हूँ। ठीक है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, आप लोग देखो जितना बहुत अच्छी बात है। बाकी वापस से रिपीट भी करेंगे इन चीज़ों को, एक बार तो पढ़ो आप लोग कैसे क्या करवा पा रहे हैं, जैसा नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन डालिए भाई। फिर वापस से विकास पर आ जाता हूं मैं। और विकास से पहले एक क्वेश्चन कराता हूं, और वो एक योजना से ले लेते हैं अपन। ठीक है, अभी हाल ही के अंदर योजना चलाई गई है। हाल ही में तो क्यों चलाई गई है, लेकिन बहुत पहले से योजना चलाई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लिखो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ। देखो बेटा, गुरुजी ये योजनाएं क्यों करवा रहे हो आप लोग? ये योजनाएं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि करंट के अंदर योजनाएं चलती हैं, और ये करंट से क्वेश्चन पूछेगा आपसे, क्योंकि ये सब किससे संबंधित है? बाल विकास विभाग से संबंधित है, महिलाओं से संबंधित योजनाएं हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, याद करो, कल मैंने एक लोगो बनाया था, एक पेंसिल का निशान है, और पेंसिल के निशान पर यहाँ बिठा दिया अच्छा खासा एक लड़का। लड़का अच्छा खासा बिठा दिया, बोले ये ले, ये ले, ये लिप्स बना दिए इसके, अरे कान भी बना दो, ये लो, बिठा दिया साहब। यहाँ लड़का बिठा दिया, बोले यहाँ क्यों बिठाए? यहाँ लड़की बिठा देते हैं, इसकी चोटी लंबी कर देते हैं, घुंघराले बाल हैं इसके, ये लो, ये ये इसका लोगो है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का लोगो है। मैं जहां तक मानता हूँ, इतना ही मैंने पढ़ा है, कि यहाँ पेंसिल के निशान पर इतना दे रखा है कि एक महिला भी इतनी ही सशक्त है जितना एक पुरुष है। तो दोनों को क्या करना है आपको? सेम। सेम का मतलब है कि लड़का और लड़की के अंदर समानता रखनी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये भारत सरकार द्वारा संचालित किया गया एक, क्या था, अभियान है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसी के अंदर कराने की क्वेश्चंस क्वेश्चंस को यही कराने की कोशिश करूंगा मैं, कि यह क्या है। भारत सरकार, किसने चालू किया? भारत सरकार ने। भारत सरकार का चलाया गया एक उपक्रम है, भारत सरकार की एक योजना है, जिसे अभियान चलाया गया था। इसको BBBP, कितने बी? एक, दो, तीन और चार, ये है इसका क्या, शॉर्ट नेम। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसका शॉर्ट नेम ये है। यह भारत सरकार का क्या है, एक अभियान है। ये क्यों चलाया गया भाई? भारत सरकार का अभियान इसलिए चलाया गया, क्या मिला इसमें भारत सरकार को? इसका उद्देश्य क्या था चलाने के पीछे? इसका उद्देश्य यह था कि गिरते हुए बाल लिंगानुपात को सुधारना। बाल लिंगानुपात क्या कर रहा था? गिर रहा था। तो बाल लिंगानुपात को सुधारना। बाल लिंगानुपात का मतलब क्या होता है? सब जानते हो आप, लड़का और लड़की के अंदर विभेद मिटाने का, सुधार करना, बाल लिंगानुपात में सुधार करना। अगली चीज मैं दूसरा बताता हूं इसका, कि यह है नरेंद्र मोदी द्वारा कब चालू की गई? किसने चालू की? नरेंद्र मोदी ने। नरेंद्र मोदी ने कब चालू की? 22 कब? जनवरी 2015 को। 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत नामक जगह से। चलो आपको बहुत इनका जितना मोटिव नहीं रखना, पर 22 जनवरी 2015 को चालू की गई। तो 2026 तक इसको, हाल ही के अंदर कितने साल हो गए बेटा? 11 साल। 11 साल हो गए। इसका मेन लोगो क्या था? बाल लिंगानुपात के अंदर क्या करना? सुधार करना। अगली चीज, बाल लिंगानुपात में सुधार करना, और इसमें जो जो उपलब्धियां बताई है कि अब 2026 के अंदर कौन कौन सी उपलब्धियां हो गई। उपलब्धियों का मतलब है कि साहब हम लोगों ने ये योजनाएं चालू कर रखी थी, और इस योजना के अंदर 11 साल के अंदर हम लोगों ने कौन कौन सी उपलब्धि उपलब्धि पाली इस योजना से, उन उपलब्धियों को गिना दिया अभी हाल ही के अंदर। कब? 2026 के अंदर। कब? 22 जनवरी को। अभी जितना गिना दिया इन्होंने, और उपलब्धियां भी गिनाई है, जो ये गिनाई है। लेट नहीं हुई है कुछ भी। देखो भाई, चलो को भी उपलब्धियां क्या क्या है।
देखो पहली उपलब्धि उन्होंने गिनाई है कि बाल लिंगानुपात राष्ट्रीय स्तर पर क्या कर लिया, सुधार कर लिया। किसमें? बाल लिंगानुपात में। पहले कितना था भाई? पहले कितना था? 2015 के अंदर मोदी आया था, जब 2015 के अंदर बाल लिंगानुपात कितना था और 2026 के अंदर बाल लिंगानुपात कितना हो गया। जरा ध्यान देने की कोशिश करना कि पहले 918 था, कब? 2015 में 918 था, लेकिन अभी हाल ही के अंदर इसका लिंगानुपात कितना हो गया? 930 हो गया। ये नया आंकड़ा आ गया, मतलब ग्रोथ बढ़ गया। दूसरी चीज और इन्होंने गिनाई, और गिनाने के साथ साथ इन्होंने ये कहा क्या कि ये तो हो गया, और दूसरी चीज क्या आई कि सुरक्षित अस्पताल में प्रसव दर, प्रसव दर, एक हॉस्पिटल के अंदर प्रसव कराते हैं तो प्रसव दर पहले कितना था बेटा? 61%। लेकिन 61% से ग्रोथ बढ़ गई, और ग्रोथ बढ़ने के बाद में प्रसव दर कितनी हो गई बेटा? 97%। 97% किसके अंदर हो गई? प्रसव दर बढ़ गई है। और एक और उपलब्धि गिनाई उन्होंने कि यह अभियान के तहत कितने? 4 करोड़ से अधिक। कितने बेटा? 4 करोड़ से अधिक है। ये ध्यान दो जरा। 3 पॉइंट, तीसरा पॉइंट, 4 करोड़ से अधिक क्या? सुकन्या से अधिक, 4 करोड़ से अधिक सुकन्या खाता खुल गए। अब जरा इस चीज के बारे में बात करेंगे अपन। सुकन्या खाता क्या होता है? सुकन्या खाता यह होता है कि 10 वर्ष से कम उम्र की बच्चियां होती हैं। कितनी? 10 वर्ष से, यही लिख देता हूं मैं, 10 वर्ष से कम उम्र, 10 वर्ष से कम उम्र की बच्चियां होती हैं, उनके नाम से क्या खोला जाता है? एक खाता खोला जाता है। इस खाते के अंदर पैसा किसके नाम से होता है? एक बेटी के नाम से होता है, और उस बेटी के नाम से क्या करता है? वो पैसा सिंचित हो जाता है। सिंचित होने का मतलब है कि वो पैसा जमा हो जाता है, उसको अपन बाद में कभी भी काम में ले सकते हैं। अगली चीज है कि इसमें ब्याज कितना दिया जाता है। देखो बेटा, खाते में पैसा जमा कराते जाओ। अब सुकन्या समृद्धा खाता योजना है, इसके अंदर ब्याज की रेट है वो 8.2%, 8.2% की दर से ब्याज दिया जाता है। चलो इस पे एक बार आप पढ़ लेना जैसा मैंने समझाया है। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे मैं चलने की कोशिश करता हूँ। एक बार रिपीट कर देता हूँ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान क्या है? इसका शॉर्ट टर्म्स है BBBP। इसका मतलब है कि 3 बार तो बी और फिर पी आ गया। इसका मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, कोई नहीं है, मिट जाता है। ये लड़का है, एक लड़की है, सब पढ़े सब बड़े, सब पढ़े सब बड़े। बात तो सही है, सबको पढ़ना है, सबको बढ़ना है, बहुत अच्छी बात है। ये लोगो मैंने बना दिया आपको। ये किसका प्रक्रम वो था अभियान? ये लो, ये ले लेते हैं, घोड़ा कलर है। भारत सरकार का क्या है? अभियान है भारत सरकार का। इसका मेन मोटिव क्या था? बाल लिंगानुपात में क्या करना था? सुधार करना था। ये नरेंद्र मोदी द्वारा 22 जनवरी 2015 को इसमें हरियाणा के पानीपत में योजना चालू की गई। 2026 को कितने हो गए? 11 साल इसको पूरे हो गए, और 11 साल में इन्होंने क्या क्या उपलब्धियां कर ली, उस उपलब्धियों को गिना दिया इन्होंने। लिखा है कि बाल लिंगानुपात कब है? 2015 में 918 था, लेकिन 2026 के अंदर कितना हो गया? 930। अर्थात कितनी हुई? ग्रोथ में वृद्धि हो गई। प्रसव दर पहले हॉस्पिटल के अंदर 61% थी, लेकिन अब कितनी हो गई? 97% हो गई। तीसरा पॉइंट लिखा है इन्होंने, 4 करोड़, 4 करोड़ से अधिक क्या हो गए? सुकन्या खाता खुल गए। सुकन्या खाता खोलने का मतलब है कि 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चियों के खाते खोले जाते हैं, बैंक में पैसा संचित किया जाता है, वो बच्चियों के नाम से होता है, एफडी बन जाती है, या फिर कभी भी निकला सकते हैं। 8.2% की क्या रेट से उनको क्या मिलता है भाई जी? ब्याज मिलता है, ब्याज मिलता है। चलिए, सफेद पेन से लिख देंगे बेटा, ये लो भाई, सफेद पेन काम में ले लेंगे, कोई बात नहीं है। यहाँ थोड़ी सी क्या आ रहा है, लाइट से ब्लरिंग आ रही है, इसलिए कोई बात नहीं है, आ गया होगा। वेल डन। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट पीपीटी पे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और अगला क्वेश्चन लिखिए। ये लो भाई, सफेद पेन काम में ले लिया। और कुछ चाहिए तो बताओ। वेरी गुड, सफेद पेन ही चलने देंगे अब, अच्छा दिख रहा है। अब अपन वापस से विकास पे आ जाते हैं, और क्वेश्चन लिखिए। विकास की प्रमुख अवस्थाएं लिखिए।
विकास की विकास की प्रमुख अवस्थाओं के बारे में समझाओ। कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं? शायद में भी पुराने वाले बच्चे जानते हैं इस चीज़ को। मैंने समझा दिया कि अलग अलग वैज्ञानिक के दिमाग में अलग अलग थॉट आई, और अलग अलग वैज्ञानिक ने अलग अलग थॉट की वजह से अलग अलग ही वो दिया कि साहब अलग अलग अवस्थाएं कैसे होती हैं। कोई ने 8 प्रकार की योजना बताई, कोई ने 9 प्रकार की योजनाएं बताई। लेकिन विकास की सामान्यतः कितनी अवस्थाएं होती हैं बेटा? 5 प्रकार की। कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की अवस्थाएं। वेरी गुड। 5 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं। तो 5 प्रकार की अवस्थाओं के अंदर आपको विकास, पहली बात तो विकास को समझना है। विकास क्या करती है? विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, आप रोक सको तो भी नहीं रुकने वाला विकास। क्योंकि ये चीज देखी जाती है कि विकास में आप कहो कि अरे तू बड़ा मत हो, तू छोटा रह जा, किसी की बद्दुआएं लगती हैं, किसी का क्या लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब कहने की बातें हैं। बाकी अ, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यही लिख देता हूं मैं। क्या चलती है बेटा? ये निरंतर, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। वेरी गुड। 5 अवस्थाएं होती हैं, जिसमें पहले नंबर की अवस्था, और जो पहले नंबर की अवस्था होती है वह अवस्था है कौन सी? गर्भावस्था। जरा ध्यान देने की कोशिश करना। क्या चीज कर रहा हूं? गर्भावस्था। बात तो सही है, गर्भावस्था है। लेकिन गर्भावस्था कहाँ से होती है? गर्भावस्था गर्भ के अंदर वाली अवस्था? ना जी ना, अपन देख ही नहीं पाते हैं गर्भावस्था कौन सी होती है। गर्भावस्था, यह अवस्था गर्भाधान से कब तक? जन्म तक नहीं देख पाते अपन इसको। गर्भाधान, गर्भ जब ठहरता है, गर्भाधान से लेकर कब तक है? गर्भाधान से लेकर कब तक? गर्भाधान से लेकर कब तक है? जन्म लेता है बच्चा जब तक। गर्भाधान से जन्म तक यह अवस्था क्या कहलाती है? गर्भावस्था कहलाती है। यह विकास की सबसे पहली, जरा ध्यान देना, विकास की, विकास की सबसे पहली और, जरा ध्यान दो, विकास की सबसे पहली और तीव्र अवस्था है। विकास की सबसे पहली और तीव्र अवस्था है। विकास की सबसे पहली अवस्था कौन सी है? गर्भावस्था। इसके अंदर क्या होता है भाई जी? 0 से जन्म, जन्म लेगा तब तक की अवस्था। जरा अगली अवस्था दूसरे नंबर की, और उस अवस्था के अंदर आता है कौन सा? शैशवावस्था। जरा ध्यान दो, शैशवा अवस्था, शैशवावस्था। अब जन्म ले लिया, बहुत अच्छी बात है, जन्म ले लिया तो जन्म लेने के बाद में बच्चा कई प्रकार की एक्टिविटीज करता है। वो धीरे धीरे अवस्थाओं के अकॉर्डिंग पढ़ते जाएंगे अपन लोग। शैशव अवस्था, जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था। जरा ध्यान दो, जन्म लिया, इस धरती पर आया, जन्म से 2 वर्ष, कितने वर्ष तक की? 2 वर्ष तक की अवस्थाएं क्या कहलाती है? शैशवावस्था। शैशवावस्था का मतलब है कि जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था क्या कहलाती है? शैशवावस्था कहलाती है। और इसके अंदर की शारीरिक वृद्धि बहुत तेजी से होती है। क्या होती है बेटा? शारीरिक वृद्धि, शारीरिक शारीरिक वृद्धि तीव्र होती है। शारीरिक वृद्धि तीव्र होती है। क्यों? क्योंकि शरीर से धीरे धीरे दिखने लग जाता है डेवलपमेंट की, हाँ शारीरिक वृद्धि कितनी हो रही है। इसके बाद में यह बच्चा पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर होता है। इसमें थोड़ा सा ज्यादा लिखाऊंगा, पूरी तरह। कितना? पूरी तरह दूसरों पर निर्भर होता है। दूसरों पर निर्भर होने का मतलब खाएगा नहीं, आपको ही खिलाना है। कब? 2 साल का होगा तब तक आपको ही खिलाना है, आपको ही पिलाना है। जितना उसको ये भी पता नहीं रहेगा कि टॉयलेट कब निकल गई, वो भी सब कुछ आपको ही करना है। अर्थात आर डिपेंडेबल आर ईच अदर, दूसरे पर, एक दूसरे पर क्या होता है? वो निर्भर होता है, और सब कुछ आपको ही करना पड़ता है। अगली चीज आती है कि यह अवस्था सीखने का आदर्श काल मानी जाती है। कौन सी अवस्था? यही अवस्था। कौन सी? यही। कौन सी? शैशव अवस्था सीखने का आदर्श काल मानी जाती है। सीखने का
आदर्श काल मानी जाती है। कौन सी? शैशवावस्था। और अगली चीज लिखाता हूं, यह अवस्था स्पर्श, स्वाद और अवलोकन के माध्यम से वातावरण में सीखता है। कौन सा? स्पर्श, स्वाद, अवलोकन, स्वाद अवलोकन के माध्यम से, अवलोकन के माध्यम से बच्चा पहचानता है। जरा ध्यान दो। ऑफलाइन क्लासेस की तरह एक्सप्लेन मैं नहीं कर पाऊंगा यहाँ पे, क्योंकि ऑनलाइन में कुछ मर्यादाएं होती हैं कि कुछ टाइम भी लिमिटेड होता है, इतना नहीं हो पाता। लेकिन जितना होता है उतना मैं कोशिश करूंगा आपके सामने। बाकी ऑफलाइन क्लास के अंदर पूरी तरीके से समझाऊंगा। देखो बेटा, पेज भर गया है, मे भी पेज नया भी चेंज करना पड़ेगा अपन को, तो इसलिए इसमें समझा देता हूँ। इसमें नैतिकता की कमी होती है, वह आत्म प्रेम की भावना रख सकता है। देखो अगला पॉइंट, नैतिकता, नैतिकता की कमी, नैतिकता की कमी वह आत्म प्रेम, आत्म प्रेम की भावना, आत्म प्रेम की भावना दर्शाता है कि मेरा अपना है, जो सब कुछ अपना है, जो मेरा है वह सब कुछ अपना है। देखिए इधर ध्यान दीजिए, हमने विकास की प्रमुख अवस्थाओं के बारे में पढ़ा और 5 प्रकार की अवस्थाएं मैंने आपके बारे में बोला। 5 प्रकार की अवस्थाएं होती है। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये मैंने आपको बताया। कौन है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया? है विकास, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। पहली अवस्था बताई गर्भावस्था। गर्भावस्था के अंदर गर्भाधान से लेकर जन्म लेगा बच्चा तब तक की उम्र, अर्थात 0 से जन्म तक का विकास की सबसे पहली अवस्था। कौन सी? विकास की सबसे पहली अवस्था, पहली अवस्था। और कौन सी? तीव्र अवस्था है। कौन सी? गर्भाधान पहली अवस्था है और तीव्र अवस्था है। अगली चीज बताई मैंने, सहस्वावस्था। जन्म लिया बच्चा, जन्म से लेकर कितने वर्ष तक की? 2 वर्ष तक की अवस्था कौन सी कहलाती है? सहस्वावस्था कहलाती है। अर्थात शारीरिक वृद्धि क्या होती है इसके अंदर बेटा? तीव्र गति से होती है। पूरी तरह से यह कितने पर? दूसरों पर, खुद नहीं करता, हमेशा पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर होता है। यह सीखने का आदर्श काल, सीखता है, सब कुछ सीखता है, कैसे कैसा होता है। स्पर्श, जरा ध्यान दो। छोटा बच्चा होता है, उसको पता नहीं रहता कि आप खट्टा खिला रहे हो, कोई मीठा खिला रहे हो, लेकिन एक नींबू को काटना, नींबू को काटने के बाद में थोड़ा सा रस दिखाना, मन मचल जाएगा उसका। और मन मचलने के बाद में उसको स्वाद स्पर्श होगा कि ये कैसा है। ठीक है, स्वाद, जब जाकर उसको इस चीज के बारे में पता लगेगा। अवलोकन, अवलोकन वह अपने को देखता है, ये मेरी माँ है, ये मेरा चाचा है, ये मेरा पापा है। 2 साल का बच्चा आराम से समझने लग जाता है। इस माध्यम से बच्चा क्या करता है? पहचानता है। जरा ध्यान देना, नैतिकता की क्या होती है? कमी होती है। और क्या होता है भाई? आत्म प्रेम। अरे अपनों से लगा उसको बहुत अच्छा लगता है। अपनों से लगा होने का मतलब है कि बच्चा ऐसे सोचता है कि मैं मेरी माँ के पास चले जाऊं। जरा ध्यान रखना, समझना इस चीज को। आप भी गाँव के अंदर देखते होंगे, मैं एक कैमरे को ही बच्चा मान करके पढ़ा रहा हूँ आपके सामने, तो बहुत इफेक्ट पड़ता है इस चीज का। जब बच्चा अपनों की गोदी में होता है और आप जाओ, आप उसके लिए पराये हो, अपनों की गोदी में होता है, वो आपको बहुत अच्छे से जानता है, 2 साल का बच्चा। तो आपको जानने का मतलब है कि आप उससे बेहद प्यार प्रेम लगाव करते हो, तो वो आपके पास आ जाएगा। और प्यार प्रेम नहीं करते हो तो वो मुंह मोड़ देगा, यूं मोड़ देगा मुंह कि नहीं आऊंगा। आप जबरदस्ती करोगे, वो रोएगा। रोने का मतलब है कि वो इतना जबरदस्त रोएगा कि वो नहीं आएगा। मेरी गारंटी है वो नहीं आएगा आपकी गोदी के अंदर। और गोदी के अंदर नहीं आएगा तो इसका मतलब वो समझ गया कि मैं प्रेम की भावना खुद की दर्शाऊंगा, और यही क्या कहलाता है बेटा? आत्म प्रेम कहलाता है। चलो, 2 अवस्था हमने करवा दी। अगली पीपीटी पे चलता हूं। 2 अवस्था के बाद में तीसरी अवस्था। कौन सी अवस्था? तीसरी अवस्था। टोटल 5 अवस्थाएं करवानी है बेटा मेरे को। तो तीसरी अवस्था है, वो अवस्था कहलाती है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था। अरे भाई, बाल्यावस्था को 2 प्रकार से बांटा गया है। 2 प्रकार से बांटने का मतलब, एक प्रकार की अवस्था होती है प्रारंभिक बाल्यावस्था और दूसरी होती है मध्य बाल्यावस्था। प्रारंभिक और मध्य, जरा समझते हुए जाना। प्रारंभिक कितनी उम्र से कितनी उम्र के बीच में होती है, और मध्य बाल्यावस्था कितनी से कितने के बीच बीच में होती है। जरा ध्यान दो,
प्रारंभिक बाल अवस्था 2 से 6 वर्ष तक। कितने? भाई पढ़ लिया अपन लोगों ने, क्या पढ़ लिया अपन लोगों ने? गर्भावस्था पढ़ी, गर्भ में ठहरा हुआ है जब तक जन्म नहीं लेगा, गर्भावस्था। गर्भावस्था के बाद में पढ़ी अपन लोगों ने कौन सी? गर्भावस्था के बाद में कौन सी योजना पढ़ी? वो पढ़ी अवस्था, शैशव अवस्था। वो शैशव अवस्था क्या कहलाती है? कब है? बोले जन्म तो ले लिया पर 2 साल का हो गया, अब बाल्यावस्था पे आया हूं। 2 से 6 वर्ष तक का काल क्या कहलाता है? प्रारंभिक बाल्यावस्था कहलाता है। और 6 से 12 वर्ष तक का जो काल कहलाता है वो कहलाता है कौन सा? मध्य बाल्यावस्था। जरा ध्यान दो इधर, प्रारंभिक बाल्यावस्था पर मैं आता हूं। और प्रारंभिक बाल्यावस्था पर आने का मतलब है कि यह 2 से 6 वर्ष तक की उम्र का होता है। इसमें विद्यालय अवस्था कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? विद्यालय अवस्था कहा जाता है इसको। विद्यालय अवस्था कहा जाता है। और यहाँ भाषा और सामाजिकता का विकास होता है। 2 से 6 साल आ गई वही चीज, क्या? स्कूल। स्कूल। स्कूल का मतलब है कि विद्यालय। विद्यालय जाएगा वो, सीधी सी बात है। और विद्यालय जाएगा तो विद्यालय के अंदर इस अवस्था में ही जाता है, 2 से 6 साल तक की अवस्था के अंदर। और 2 से 6 साल की अवस्था के अंदर प्रारंभिक बाल्यावस्था है वो, प्रारंभिक बाल्यावस्था है। स्कूल जाएगा तो इसके अंदर क्या करेगा? भाषा सीखेगा और सामाजिक कौशल का विकास होगा। भाषा व सामाजिक कौशल। बोले गुरुजी ये कौन सी बात है, सामाजिक कौशल क्या होता है? वो कौशल, ये लो, छोड़ के भी बाहर चले गए अपन, कोई बात नहीं। सामाजिक कौशल देखो, वापस रिपीट देन करता हूँ। बाल्यावस्था में, प्रारंभिक बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष तक स्कूल का काल कहलाता है। यहाँ भाषा बोलना सीखेगा अपनों से, जैसे कि गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मम्मा को चरण स्पर्श करना सीखेगा। और आदत डालेंगी उसकी मैडम उसके अंदर कि 2 से 6 साल का बच्चा अच्छी भाषा बोलने लग जाए। ये तो नहीं है कि साहब फलानी जगह बोलना सीखा है तो भाषा का उल्ट पुल्ट हो जाए ना जी। सामाजिक कौशल का मतलब है कि समाज के अंदर कहते हैं ना कि बेटा जब भी आप पापा के साथ जाओ तो कोई भी अंकल मिले तो आपको बोलना है कि अंकल नमस्ते। नमस्ते के बाद में उसके पैर छूने हैं। लड़की हुई तो कोई बात नहीं, आपको नमस्ते करके छोड़ना है। लड़का है तो आपको उसके पैर छूने हैं। चलो, ये सब चीजें कौन सी काल के अंदर सीखता है? 2 से 6 साल के अंदर। अगली चीज आती है मध्य बाल्यावस्था, 6 से 12 साल। और अब पहली क्लास में, कौन सी कक्षा में आ गया बच्चा? फर्स्ट क्लास के अंदर। फर्स्ट क्लास के अंदर बच्चा कौन सी? 6 साल का बच्चा कौन सी क्लास में आ गया? फर्स्ट क्लास में आ गया। और फर्स्ट क्लास में आने के बाद में इसमें बच्चा क्या हो जाता है? आत्मनिर्भर। जरा ध्यान देना, ये काल कहलाता है कौन सा? आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर व तार्किक। तार्किक का मतलब होता है वो खुद समझदार हो जाता है 12 साल तक का, कि मुझे क्या तर्क लेना है। और आजकल तो आप भी जानते हो 12 साल के बच्चे, 12 साल के बच्चे का मतलब है कि 6 साल, इसकी छठी क्लास में पढ़ने वाला बच्चा, छठी क्लास में बचने वाला पढ़ने वाला बच्चा आजकल ट्रेंड नहीं, एक्सीलेंट ट्रेंड हो गया। एक्सीलेंट ट्रेंड का मतलब आप जानते हो कैसे कैसे स्कूलों के अंदर बहुत तार्किक ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तार्किक ज्ञान प्राप्त हो जाता है। जरा बाल्यावस्था को साइड अट्रैक्ट करते हैं और चौथी अवस्था है वो अपन पढ़ते हैं। और चौथी अवस्था वो कहलाती है कौन सी अवस्था? बहुत तूफानी अवस्था। और वो होती है कौन सी? किशोरावस्था। किशोरावस्था। अजी इसकी उम्र कितनी है? उम्र कितनी है? 12 तो होगी। अब 12 के बाद में 6 से, ना 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 ना, 6 से क्यों? 12। अब लिखनी है 12 से कौन सी? 18 वर्ष। ये उम्र कहलाती है कौन सी? किशोर अवस्था कहलाती है। और किशोर अवस्था के अंदर क्या होता है कि जीवन का बसंत काल माना जाता है। बसंत जानते हो? बसंत काल, जीवन का बसंत काल की उम्र है। बसंत काल का मतलब है कि अच्छी अच्छी आती हैं, अच्छे अच्छे चले जाते हैं। मतलब एक को छोड़कर एक को बदलना ही क्या कहलाता है? बसंत काल कहलाता है। बसंत काल का मतलब पुरानी पत्तियां झड़ जाती है, नए पत्ते आ जाते हैं। तो वही है, ये उम्र वही है जो बदमाशी की उम्र होती है। तब आप लोगों ने भी की होगी मेरे जैसे। तो बदमाशी का उम्र काल है ये। तो 12 से 18 वर्ष की किशोरावस्था कहलाती है। यह जीवन का बसंत काल की उम्र है। और बसंत काल की उम्र होने के बाद में यह परिपक्वता की ओर बढ़ने का समय है। क्या है? परिपक्वता से
आगे बढ़ने का समय है। परिपक्वता का मतलब है कि इसमें शारीरिक, यौन व संवेगात्मक व सामाजिक बदलाव। ध्यान देना इधर। शारीरिक, शारीरिक, यौन, शारीरिक, यौन व शारीरिक, यौन व सामाजिक बदलाव। सामाजिक बदलाव कौन सी में? बदलाव इसी उम्र में आते हैं। जरा समझना इस चीज को। शारीरिक का मतलब है कि अरे तेरा ये बच्चा है क्या, सेम तेरे पापा का जैसा हट्टा गट्टा शरीर बना लिया बेटा। फिर कितनी उम्र का बच्चा है ये? अरे उम्र का मतलब है कि 12 से 18 साल की उम्र के अंदर ही बच्चे का ये पता लगता है कि शरीर किस आकार का बनेगा। क्योंकि कई लड़कियों को आप देखते होगे कि छोटी रह जाती हैं, तो कई उसको कहते हैं कि पता नहीं मम्मी पे नहीं गई, पापा पे नहीं गई, कोई भी छोटा नहीं है, तेरी उम्र जाने कैसे, हाइट तेरी छोटी रह गई कैसे भी। अर्थात शरीर का मतलब आता है इसमें। यौन का मतलब आप सभी जानते हो, इस चीज के बारे में मैं नहीं करूंगा आइडेंटिफाई। सामाजिक है, मैं बुरा कर दूंगा तो बुरा करने के बाद में मेरा समाज मेरे बारे में क्या कहेगा, सामाजिक बदलाव होता है। ये सब स्थितियां किसमें? किशोर अवस्था में। एक यौन का मतलब सीधी सी बात है, लड़के का, लड़के का लड़की व लड़की का लड़के की तरफ आकर्षण होना ही क्या कहलाता है? यौन संबंध कहलाता है। इसके बाद में लास्ट अवस्था आती है, और वो आती है कौन सी? 5वें नंबर की अवस्था आती है, और उस अवस्था को बोला जाता है कौन सी अवस्था बेटा? प्रौढ़ावस्था। कौन सी अवस्था? प्रौढ़ावस्था। अब 18 के बाद में, 18 के बाद में एज बढ़ती गई, एज बढ़ती गई, और अब बुढ़ा होए चाहे तो कुछ ही कर, क्या भी कर, जो भी है जो। 18 के बाद में मृत्यु तक की अवस्था क्या कहलाती है? प्रौढ़ावस्था कहलाती है। इस अवस्था के अंदर मेनली आप सुन लीजिए, एक बार मैं बता देता हूँ आपको। प्रौढ़ावस्था के अंदर क्या क्या होता है कि 18 वर्ष के बाद का समय क्या कहलाता है? प्रौढ़ावस्था कहलाता है। और इसमें युवा, मध्य और उत्तर प्रौढ़ावस्था शामिल है। यहाँ शारीरिक विकास पूरा हो जाता है, और व्यक्ति के ऊपर, खुद के ऊपर जिम्मेदारियां आ जाती हैं। देखो भाई, यहाँ लिख देता हूं मैं, शारीरिक विकास कंप्लीट हो जाता है। शारीरिक विकास पूरा, वह व्यक्ति पर, वह व्यक्ति पर खुद की जिम्मेदारी आ जाती है। व्यक्ति पर खुद की जिम्मेदारी का मतलब व्यक्ति खुद जिम्मेदार हो जाता है। ये जरा ध्यान रखना, मैं वापस से बताता हूँ, ये यौन लड़के का लड़की की तरफ, लड़की का लड़के की तरफ। 18 वर्ष की उम्र के बाद में कोई ये काम करने जा रहा है तो वो समझदार है, उसको जिम्मेदारी है। सरकार नाबालिग क्यों रखती है? नाबालिग उम्र का होता है, उसको इसलिए रखते हैं कि 18 साल से कम उम्र का है, मतलब ज्ञान नहीं है। अरे 18 के बाद में तो जो बड़ पीपल बदलने थे ना, तेरा बढ़ गए, अब तो प्रौढ़ावस्था में है, अब तेरी जिम्मेदारी हो गई परिवार को संभालने की। तो शारीरिक विकास होना था जितना हो लिया। कोई कहता है ना कि यार मैं तो पता नहीं, मेरी शर्ट तो छोटी होती जा रही है, जैसे मैं कहता हूँ कि मेरी शर्ट छोटी होती जा रही है, ना जी ना, शरीर नहीं बढ़ता है। 18 के बाद में कभी शरीर नहीं बढ़ता है। शरीर का विकास जितना होना था उतना हो चुका तेरा 18 साल से पहले पहले ही। अब आपको व्यक्ति खुद की जिम्मेदारी के साथ में वापस खेलता है। वापस आते हैं अपन इसी प्रश्न पर। प्रश्न ये रहा, जरा ध्यान दो यहाँ पर। ये ध्यान दो, प्रश्न लिखाया था विकास की प्रमुख अवस्थाएं। अवस्थाएं कितने प्रकार की लिखाई बेटा? 5 प्रकार की। विकास क्या होता है? निरंतर चलने वाली क्या है? एक प्रक्रिया है। ये पहली अवस्था लिखाई गर्भावस्था। गर्भावस्था 0 से कब तक? जन्म तक। गर्भाधान से लेकर कब तक? जन्म तक। विकास की सबसे पहली अवस्था और तीव्र अवस्था मानी जाती है किसको? गर्भावस्था को मानी जाती है। ठीक है। सहसवा अवस्था पर आता हूं। सहसवा अवस्था जन्म लेने से 2 वर्ष तक की, इसमें शारीरिक वृद्धि क्या होती है बेटा? तीव्र गति से होती है। पूरी तरह से इसमें क्या होता है, बच्चा दूसरे पर निर्भर होता है। सीखने का आदर्श काल कौन सी? सहसवा अवस्था। स्पर्श करना, स्वाद का अनुभव, अवलोकन के माध्यम से बच्चा पहचानना चालू करता है। नैतिकता की कमी होती है, और आत्म प्रेम की भावना किस उम्र के अंदर होती है बेटा? सहसवा अवस्था। तीसरी अवस्था लिखाई थी बाल्यावस्था। बाल्यावस्था होती है प्रारंभिक बाल्यावस्था और मध्य बाल्यावस्था। प्रारंभिक बाल्यावस्था जिसमें कितने, 2 से 6 साल तक की उम्र, ये स्कूल का काल का उम्र होता है। इसमें भाषा और सामाजिक कौशल का विकास होता है। भाषा और सामाजिक कौशल का विकास होता है। आ गया वापस से।
भाषा और सामाजिक कौशल का विकास, मैं भी सीख रहा हूँ धीरे धीरे कैसे कैसे आते हैं, कैसे कैसे नहीं आते हैं, मुझे भी इतना आइडिया नहीं है। देखो मध्य बाल्यावस्था 6 से 12 साल तक की उम्र, ये भी स्कूल का काल है, ये भी स्कूल का काल है, लेकिन ये बड़ी स्कूल का काल आ जाता है। इसमें समझदार हो जाता है नागरिक, आत्मनिर्भर बन जाता है, तार्किक बन जाता है और ज्ञान प्राप्त करके खुद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाता है 6 से 12 साल की उम्र के अंदर। अगली अवस्था लिखाई किशोर अवस्था, 12 से 18 साल की उम्र की अवस्था। जरा ध्यान देना, जन्म से और 2 साल तक का हुआ वो किसके अंदर गया, किसके अंदर गया, उसके अंदर, किसके अंदर, शैशवावस्था के अंदर। अब बाल्यावस्था में 2 से 6, 6 से 12, अब बात चल रही है 12 से 18 साल की। जीवन काल, जीवन काल का बसंत काल कहलाता है। कौन सी अवस्था, किशोर अवस्था। उम्र में तनाव आते हैं, शारीरिक विकास होता है, यौन उत्पीड़न की तरफ आकर्षण होता है, सामाजिक बदलाव दिखाई देते हैं। अगली चीज है वो प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था का मतलब बड़ पीपड़ जितने बढ़ने थे बढ़ लिए भाई साहब, अब तेरी उम्र हो गई, अब तेरे ब्याह शादी कर देते हैं, 18 साल के बाद में तू परिवार की जिम्मेदारी संभाल। अर्थात शारीरिक विकास पूरा हो जाता है और व्यक्ति खुद ब खुद क्या कहलाता है, एक जिम्मेदार नागरिक कहलाता है। ठीक है, बोर्ड पे थोड़ी काटापीटियाँ ज्यादा हो गई, बट मेरे हिसाब से समझने के अंदर बहुत अच्छा समझ में आया होगा आपके पास में। हाँ जी, थोड़ा आगे आ जाते हैं और वाइट मार्कर को वापस से यूज कर लें। चलिए, बहुत अच्छी बात है, विकास ही विकास पढ़ते जा रहे हैं अपन लोग। एक बहुत अच्छी सी चीज है और वो है, प्रश्न लिखिए भाई, प्रश्न लिखिए आप लोग। समेकित बाल विकास सेवा योजना, प्रश्न लिखिए। समेकित बाल विकास योजना, समेकित बाल विकास योजना आईसीडीएस द्वारा, इसका फॉर्मेशन है आईसीडीएस द्वारा, समेकित बाल विकास योजना आईसीडीएस द्वारा, आईसीडीएस द्वारा प्रदान की जाने वाली 6 सुविधाएं बताइए। प्रदान की जाने वाली 6 सुविधा, 6 सुविधा। इस प्रश्न को यहीं लिखवाऊंगा, यहीं करवाऊंगा, अगला पीपीटी नहीं चेंज करूंगा। जरा ध्यान दीजिए, उत्तर, उत्तर पे ध्यान देना। ये क्या है, एक योजना है और समेकित बाल विकास योजना है, और योजना करंट की नहीं है, ये महिलाओं को दी जाने वाली बहुत पुरानी योजना है। जब समेकित बाल विकास योजना चालू हुआ था, चालू का मतलब है जब आंगनबाड़ियां चालू हुई थी बहुत पुराने टाइम पे, उसी का टाइम का है ये जो भी चीज है। समेकित बाल विकास योजना यह क्या करता है, बच्चों को प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान क्या करता है, पोषण, पोषण, स्वास्थ्य और उनकी शिक्षा संबंधी सेवाएं पूर्ति करता है। देखिए, यह है उद्देश्य, उद्देश्य में लिखिए, यह है बच्चों के पोषण, बच्चों के पोषण व स्वास्थ्य, स्वास्थ्य तथा बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य तथा शिक्षा संबंधी सेवाएं, तथा शिक्षा संबंधी सेवाएं प्रारंभ करता है, सेवाएं प्रदान करता है। शिक्षा संबंधी सेवाएं क्या करता है, ओ प्रदान करता है, शिक्षा संबंधी सेवाएं प्रदान करता है। इसमें शारीरिक, मानसिक व समेकित विकास, इसके अंदर, इसके अंदर कौन सा, शारीरिक, शरीर का, मानसिक, अब तो हैबिट हो गई मेरे को, शारीरिक, मानसिक व समेकित विकास शामिल है। जरा ध्यान दो, समेकित बाल विकास योजना आईसीडीएस द्वारा प्रदान की जाने वाली कितनी, 6 सुविधाओं के बारे में बताना है। इसका उद्देश्य लिखना है कि समेकित बाल विकास योजना होती क्या है। समेकित बाल विकास योजना यह बच्चों को पोषण, पोषण के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में और शिक्षा संबंधी सेवाएं क्या करती है, प्रदान करती है। यह शारीरिक, मानसिक व समेकित विकास किसके अंदर शामिल है, समेकित बाल विकास योजना के अंदर। इसके 6 दी जाने वाली सुविधा, पहली सुविधा, पहली सुविधा क्या करना है कि यह पूरक है, पूरक पोषण,
क्यों गुरुजी? पोषण ही लिख दो इसको, पूरक लिखने का क्या मतलब है? देखो, पूरक का मतलब होता है पूर्ण पोषण। पूरक पोषण प्रदान करता है। कौन सी योजना? समेकित बाल विकास योजना। दूसरे नंबर पर टीकाकरण। बोले कौन सा? टीकाकरण। टीकाकरण की शुरुआत भी, और टीकाकरण के अंदर, एक सेकंड, हाँ जी, टीकाकरण। टीकाकरण, और टीकाकरण के बाद में तीसरी चीज, पहली चीज क्या? पूरक पोषण, दूसरा टीकाकरण, और तीसरी चीज है नियमित रूप से स्वास्थ्य की जांच। आप एक ईसीसी कर्मचारी हो और उसके अंदर क्या करना है? टीकाकरण के बारे में आपको बताना है, पूरक पोषण के बारे में बताना है, और पूरक पोषण के बाद में बताना है आप लोगों को कि नियमित रूप से स्वास्थ्य की जांच। क्या? नियमित रूप से स्वास्थ्य की जांच। नियमित रूप से क्या करनी है? स्वास्थ्य की जांच के बारे में बताना है कि आपको नियमित रूप से स्वास्थ्य की जांच कैसे करवानी। बच्चे के विकास की गति का निरीक्षण। गति का अनुरक्षण। अनुरक्षण का मतलब है कि अनुरक्षण करना, बच्चे के विकास की गति का अनुरक्षण करना। पांचवा पॉइंट, कितने पॉइंट बताने हैं बेटा? 6 पॉइंट बताने हैं। इसमें पांचवा पॉइंट लिखना है अनौपचारिक शाला शिक्षा। अनौपचारिक शाला शिक्षा। अनौपचारिक शाला शिक्षा। अनौपचारिक शाला शिक्षा। और छठवा पॉइंट, लास्ट में जो पॉइंट बनता है, महिलाओं को स्वास्थ्य व पोषण की देखभाल। महिलाओं के स्वास्थ्य व पोषण, पोषण की देखभाल। देखिए भाई, प्रश्न कंप्लीट होता है यहीं पर जाकर के। अनौपचारिक, अनौपचारिक शाला शिक्षा, ये लो भाई, ये प्रश्न यहीं कंप्लीट होता है। और इसके अंदर लाभार्थी कौन कौन होता है? लाभार्थी होता है 1 वर्ष से कम आयु के शिशु, गर्भवती महिलाएं, और 11 से 18 वर्ष की कौन सी? किशोरियां। देखो बेटा, सैनिटरी नैपकिन आप सब जानते हो, तो 11 से 18 वर्ष की महिला, महिला क्या, महिला थोड़ी होती है 11 से 18 वर्ष की बच्ची, 11 से 18 वर्ष की बच्ची। उस योजना के बारे में बताऊंगा, उड़ान योजना के बारे में, जो सैनिटरी नैपकिन्स महिलाओं को दी जाती हैं, उसके बारे में जरा बाद में बात करेंगे। पहले इस योजना के बारे में, ये क्या कहती है? समेकित बाल विकास योजना, आईसीडीएस द्वारा प्रदान की जाने वाली 6 सुविधाओं के बारे में बताइए। इसका उद्देश्य होता है, कौन सा ले ले? ये ले लो। उद्देश्य होता है यह बच्चों को पोषण और कौन सा? स्वास्थ्य तथा क्या? शिक्षा संबंधी सेवाएं क्या करता है? प्रदान करता है। यह शारीरिक, मानसिक और समेकित विकास भी क्या है इसके अंदर शामिल है? किसके अंदर? आईसीडीएस के अंदर। आईसीडीएस के अंदर शामिल है। इसमें पूरक पोषण, क्या? पूरक पोषण, टीकाकरण। देखो बेटा, पूरक पोषण का मतलब होता है पूर्णतया पोषण होना चाहिए, पोषण पूरा होना चाहिए, क्योंकि एक गर्भवती महिला को पोषक तत्वों के लिए क्या क्या जरूरत पड़ती है, इसलिए पोषण क्या होना चाहिए? पूरक पोषण। टीकाकरण की समय समय पर जानकारी उपलब्ध करवाना, ये आपका काम है ईसीसी कर्मचारी का। नियमित रूप से क्या करना? स्वास्थ्य की जांच करवाना। स्वास्थ्य की क्या करनी है? टाइम टू टाइम उसको ये बोलना है कि हाँ, आपको स्वास्थ्य की जांच करवाना है, और कौन सा टीका किस महीने में लगेगा, क्या है क्या नहीं है, मैंने कल बता दिया था आप लोगों को, इसके बारे में ज्यादा नहीं चर्चा करूंगा। बच्चे की गति का अनुरक्षण करना, याद करो, सोनोग्राफी के अंदर मैंने बताया था आप लोगों को ध्यान होना चाहिए कौन कौन से सप्ताह के अंदर सोनोग्राफी करवानी है, तो उस चीज के बारे में। और मार्कर में कलर, ये ले लो। ठीक है। अनौपचारिक, अनौपचारिक शाला शिक्षा। शाला शिक्षा का मतलब है
कि अनौपचारिक एक औपचारिकता के तौर पर आपको एक शिक्षा देनी है। ये काम भी ईसीसी कर्मचारी का होता है। महिलाओं के स्वास्थ्य बेहद इंपॉर्टेंट, स्वास्थ्य और पोषण की देखभाल करने का मेन काम कहती है कौन? आईसीडीएस। और इसको लाभार्थी देने का 11 से 18 वर्ष की उम्र की बच्चियों को जो सैनिटरी नैपकिन्स दिए जाते हैं वो किसके अंदर दिए जाते हैं? समेकित बाल विकास विभाग की योजना है ये आईसीडीएस। सब कुछ देखो, जो भी महिलाएं की योजना संचालित करता है महिला सशक्तिकरण निगम होता है, और महिला स्वास्थ्य एवं बाल विकास विभाग की स्थापना प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर की गई है। इसलिए इसकी जो भी सुविधाएं प्रदान करता है वो कौन करता है? समेकित बाल विकास विभाग है। ठीक है भाई, जरा आगे बढ़ते हैं और अ, एक क्वेश्चंस और करते हैं। ठीक है, वो संतुलित आहार के बारे में बताइए। नेक्स्ट पीपीटी, प्रश्न नंबर डाल दीजिए। व्हाइट पसंद है आपको तो ये संतुलित आहार, संतुलित आहार, संतुलित आहार के बारे में बताइए। क्यों गुरुजी, ऐसा क्या हुआ? बताइए तो बताइए बस, और क्या है? ये प्रश्न है, संतुलित आहार के बारे में बताइए। संतुलित आहार के बारे में लिखिए बेटा आप लोग। संतुलित आहार वह भोजन जिसमें विभिन्न प्रकार की खाद्य पदार्थों ऐसी मात्रा या समानुपात में हो जिसमें कैलोरी। संतुलित आहार वह भोजन होता है, लिखिए आप लोग। संतुलित आहार वह भोजन होता है जिसमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों, जिसमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों ऐसी मात्रा या समानुपात में मिलाए जाते हैं, ऐसी मात्रा या समानुपात में मिलाए जाते हैं। समानुपात का मतलब जानते हो ना, इस अनुपात में मिलाया जाता है ताकि क्या बन जाए? एक पौष्टिक खाना, एक पौष्टिक खाना बन जाना चाहिए, पौष्टिक खाना बन जाना चाहिए जिसमें कैलोरी, खनिज लवण ऐसी मात्रा में अनुपात में क्या हो जाता है? कैलोरी, कैलोरी, खनिज लवण और प्रोटीन। प्रोटीन तो गया भाड़ में, विटामिन। इन सब की क्या होनी चाहिए बेटा? उचित मात्रा होनी चाहिए। इस अनुपात में मिलाया गया भोजन ही क्या कहलाता है? संतुलित आहार कहलाता है। ठीक है, संतुलित आहार हमारे शरीर में पोषक तत्वों की जरूरतों को क्या करता है? पूर्ति करता है। क्या काम होता है इसका? पोषक तत्वों की जरूरतों को पूरा करता है, पोषक तत्वों की जरूरतों को पूरा करता है। ठीक है, अगला पॉइंट, इसके अंदर अपर्याप्त मात्रा में भोजन मिलने की अवधि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। देखो इसके अंदर ये होता है कि आपको ज्यादा नहीं खाना पड़ता है, लिमिट का भोजन खाना पड़ता है, और लिमिट के भोजन के साथ में ही, लिमिटेड भोजन के साथ में ही आपको क्या करना पड़ता है? पौष्टिक आहार क्या मिलता है? मिल जाता है। पौष्टिक आहार क्या करता है? मिल जाता है। अगली चीज जो आकर के निकलती है वो ये निकलती है कि होता क्या क्या है गुरुजी इसके अंदर। देखो बेटा, एक हरी सब्जियां, क्या? हरी सब्जियां, हरी सब्जियां किसका काम करती है? आयरन का काम करती है। आयरन, आयरन का मतलब एचबी, हीमोग्लोबिन बढ़ाने का काम करती है कौन? हरी सब्जियां। दूसरे नंबर पर आती है साबुत दालें। साबुत दालें का मतलब होता है कि रोटी, दाल, राइस। साबुत अनाज, साबुत अनाज का मतलब होता है रोटी, दाल व अनाज। अरे वो भी रह गया, राइस का मतलब है कि चावल, चावल। ठीक है, तीसरे नंबर पर निकल करके आता है वो बोड़ा ही निकल करके आता है, और वो आता है प्रोटीन। प्रोटीन किससे मिलता है बेटा? प्रोटीन दूध से मिलता है ना जी ना, सोयाबीन से मिलता है प्रोटीन। तो प्रोटीन होता है सोयाबीन, दाल आदि, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो। चौथा मिलता है वो आता है विटामिन्स।
विटामिन्स होते हैं, और विटामिन्स किससे मिलते हैं? अलग अलग प्रकार से मिलते हैं। विटामिन्स अलग अलग प्रकार से मिलने का मतलब है कि विटामिन डी किससे मिलता है? धूप से मिलता है। विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? वो सब चीजें इसी के अंदर आती हैं। ठीक है। एक होता है फैटी एसिड। क्या नहीं करना चाहिए? अब ये सब चीजें तो जो लिखाई है वो लिखाई है संतुलित आहार के बारे में। अब एक गर्भवती महिला को क्या नहीं करना चाहिए? देखो भाई, ये नहीं करना चाहिए, ये ध्यान दो। नहीं करना, नहीं करना, क्या नहीं करना? तली हुई चीजें नहीं खानी है। क्या? तली हुई चीजें नहीं खानी है। तली चीज, तली चीज नहीं खानी है। और ये कल भी मैंने बताया था, अभी भी बता रहा हूं, फास्ट फूड है। जी मचलता है मैं खा लेती हूँ, होगा सो देखा जाएगा। एक कल ही बताया था, एक देवता है ये, इसको इसको भी नहीं संभालना है। बैंगन, शायद इंग्लिश में ब्रेंजल बोलते हैं इसको, मेरा आइडिया है, तो कम जानता हूँ अंग्रेजी। वैसे नहीं करना है तली हुई चीजें, फास्ट फूड को और बैंगन को, अर्थात ब्रेंजल, इसको यूज नहीं लेना है, ये चीजें नहीं खानी, ये संतुलित भोजन के अंदर नहीं आती है। जरा रिपीट पे आते हैं अपन वापस से इस क्वेश्चन को, कि संतुलित आहार के बारे में बताइए। संतुलित आहार वह होता है जो खाद्य पदार्थ जिसमें ऐसी मात्रा के अंदर मिलाया जाना चाहिए या समानुपात में मिलाया जाना चाहिए जिसमें कैलोरी, खनिज लवण, प्रोटीन, विटामिन व पौष्टिक आहार क्या हो? समानुपात में मिले हुए हो। पोषक तत्वों की क्या हो? जरूरतों को क्या करता हो बेटा? ये पूरा करता हो। लिमिटेड खाओ, ज्यादा नहीं खाना है, कि आपको मिल रहे हैं मिनरल्स मिल रहे हैं, लिमिटेड खाओ और पौष्टिक रहो। ये आता है संतुलित भोजन के अंदर। इसके अंदर क्या क्या आता है? हरी सब्जियां जो आयरन, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का मतलब है खून की कमी को क्या करता है? पूरा करता है। साबुत अनाज, साबुत अनाज, रोटी, दाल, अनाज, चावल वगैरह किसके अंदर आते हैं? साबुत अनाज के अंदर। प्रोटीन क्या करता है? सोयाबीन, दाल आदि के लिए। अरे अरे अरे, आजा आजा, नहीं आएगा, पहुंच गया, कोई बात नहीं। सोयाबीन, दाल, इसके अंदर आता है प्रोटीन में। विटामिन ए, बी, सी, डी, बाकायदा बाकायदा ये चीज़ नहीं करनी है, आप लोगों को पता है। तली हुई चीज़ें, फास्ट फूड, बैंगन वगैरह ये सब चीज़ें नहीं खानी है। ठीक है। अपनी 1 घंटे से ऊपर क्लास हो गई है, जहाँ तक मैं मानता हूँ। सभी बच्चे कमेंट करना चालू करें, एक बार मैं पढ़ लेता हूँ। कमेंट करना चालू कर दीजिए भाई, क्या है क्या नहीं है, कैसा प्रिस्क्रिप्शन रहा। नहीं तो कल ऑफलाइन क्लास लगवाऊंगा मैं। जहाँ तक है, अंबिका शर्मा, विनीता शर्मा, इसका पूरा नाम भी बताओ। किसका नाम बताऊं बेटा? पूरा नाम दिख नहीं रहा, दिखे नहीं रहा। अच्छा, डेट थोड़ी हो गई, कोई बात नहीं। बताइए भाई, बताइए बताइए थोड़ा सा। कमेंट, हाँ हाँ हाँ। सुमन मीना, तो थोड़ा सा क्या स्लो चलता है यहाँ का और वहाँ के नेटवर्क में, 1-2 सेकंडों का, 5 सेकंड का गैम रहता है। बता दीजिए भाई। सबको समझ आ रहा है तो बहुत अच्छा है। आगे कंटिन्यू और रनिंग करेंगे। बेटा जो भी समस्याएं हो क्लास से रिलेटेड, वो इस कमेंट बॉक्स में लिख देना, उससे बाद में मेरे पास आ जाती हैं। आईसीडीएस का, वेरी गुड, आईसीडीएस का बताएंगे बेटा। आईसीडीएस का ही तो नाम बताया था आपको, समेकित बाल विकास योजना। अच्छा, अच्छी लग रही है क्लास? सर अच्छी रही क्लास, अच्छा लगा। टाइम फिक्स रखो प्लीज। ओके वेरी गुड, क्योंकि आज शादियों का थोड़ा सा माहौल था, तो इसलिए मेरे को भी कहीं शादी में जाना था। तो ये जो स्टूडियो वाले भैया हैं यहाँ जो क्लास करवाते हैं अपने पास, उनको भी शाम को कोई बारात में जाना था। इस वजह से बेटा आज के लिए सॉरी, वेरी सॉरी मेरी तरफ से। बाकी आपका क्लास का टाइम जो 8 बजे से 9 बजे निर्धारित कर दिया, वही टाइम शाम को 8 से 9 रहेगा। आज शाम को 8 से 9 क्लास नहीं रहेगी। आज यही क्लास रहेगी आज के दिन की।
और बाकी कल शाम को 8 से 9 बजे क्लास रहेगी। क्लास सही है, टाइम फिक्स कर दिया है 8 से 9 शाम को। और आज का इसलिए बेटा टाइम 25 बच्चे देख रहे हैं जिसमें से 3 बच्चे कमेंट कर रहे हैं मेरे पास, इसका मतलब आपको कुछ लिखना नहीं आता। अरे मैं कौन सा देख रहा हूँ आप लोगों को, आपके लिए ही तो करवा रहे हैं, आपको ही कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। राजेश गौतम, फटाफट फटाफट। शाम का टाइम बेस्ट है, बिल्कुल हाँ, अंबिका शाम का टाइम बेस्ट है। 8 से 9 बजे तक शाम को क्लास करवाएंगे, आज कहीं शादी में जाना था मेरे को इस वजह से। हाँ और बोलिए भाई, बोलिए, ताकि क्लास ख़त्म करता हूँ मैं। कमेंट लिख देना मेरे पास, बाद में कमेंट आ जाएंगे। जो बच्चा क्लास अब नहीं देख पाया है वो यूट्यूब पर क्लास सेव है, बाद में क्लास देख लेना, आपको यथावत तौर से क्लास मिल जाएगी। क्लास अच्छी है, वेरी गुड, अच्छी है क्लास, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद आप सभी का। अ, और कोई ऐसी भूल चूक लेन देन, बेटा नए प्लेटफॉर्म पे पहली बार उतरे हैं, मैंने ऑफलाइन ही पढ़ा है, कभी ऑनलाइन नहीं पढ़ा है। तो बाकी ऑफलाइन विचार है मेरा, कल आपको ऑफलाइन बुला करके आपसे पूरा ओवरव्यू लिया जाए, क्योंकि 26 बच्चे 25 बच्चे देखते हैं तो थोड़ा मन ऐसा है। कोई नहीं है, कल ऑफलाइन क्लास में बुलाएंगे। सर इसमें ऑफलाइन वाले एग्जाम्पल ऑनलाइन में नहीं दोगे क्या? बेटा ऑनलाइन का कुछ टाइम लिमिट होता है, क्योंकि आपको पता है जो चीज ऑफलाइन में मिलती है वो ऑनलाइन में नहीं मिल पाती है। ये आपकी बात सही है, क्या है दीपांशु शर्मा, बात सही है, क्योंकि वहां अपने पास टाइम 2 घंटे 3 घंटे अपनी मन इच्छा से चलते हैं, तो उसमें एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे तरीके से अपन दे सकते हैं। मधु जांगिड़, क्लास अच्छी है सर, ओके, वेरी गुड, थैंक यू। आज खत्म करते हैं, सर आप एंटिटी के बारे में भी बताया करो। अच्छा बेटा, सब चीजें एनटीटी ईसीसी के बारे में ही है, दोनों क्लासेस सेम है। अभी आप लोगों को क्वेश्चंस फॉर्मेट में करा रहा हूं मैं कोई सिलेबस नहीं कराने जा रहा, ये एग्जाम है बच्चों का। और एक बात और बता देता हूँ, जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं बच्चे, 15 तारीख को आपकी एग्जाम है, वो ऑफिस के नंबर से संपर्क करें आप लोग। मेरे को ऑनलाइन क्लासेस का चार्ज दिया है तो मैं ऑनलाइन क्लास आपकी करवा रहा हूँ। और फीस का विशेष तौर से, जिन बच्चों की फीस नहीं आई है उनका एग्जाम जून जुलाई में लगेगा। और ये क्लास से भी अगले टाइम, जैसे भी कल शाम को आपकी क्लास होगी, तो अगले टाइम आप लोगों को फीस के साथ में ही आना है ऑफलाइन क्लासेज के अंदर, जब सुबह आपको कल क्लास के लिए बुलाया जाए तो। क्योंकि बेटा पैसे के बिना कुछ नहीं होता, आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ। वेरी गुड। मेरा एग्जाम है एसएससी एमटीएस की, कोई बात नहीं, तू मधु जांगिड़ ऐसे ही करती रहेगी, पहले से ही कहती आ रही है एसएससी एमटीएस, चलो ठीक है। और ऑल द बेस्ट, कल हो सका तो ऑफलाइन मुलाकात होगी आपकी और हमारी। वो मैसेज डाल दूंगा, मैं डाल दूंगा मैसेज, या ऑफिस के नंबर से डलवा दूंगा। कोई बात नहीं है, हंसी वही रहती है, बट एक कैमरा है सामने, कोई बच्चा नहीं है इसलिए। ठीक है, धन्यवाद, ओके, बाय। शाम को क्लास होगी, शाम को क्लास नहीं होगी मीनाक्षी महावर, आज शाम को कोई क्लास नहीं है, आज की क्लास जितनी होनी थी उतनी करवा दी है। आज मेरे को किसी शादी में जाना है, रिलेशन में ही, तो अरे बेटा ऑफलाइन नहीं बुलाएं तो फिर कितने से, तो 30 बच्चे आ रहे हैं, 30 बच्चे, मैं तो ऑनलाइन कराने के फिराक में हूँ, पर बच्चे 30 बच्चे देखते हैं, वहां मेरी ऑफलाइन क्लास को 125 150 200 बच्चे देखते हैं, ये भी तो फर्क पड़ता है ना। सर ऑनलाइन क्लास है तो ये सनराइज के अलावा भी तो और देखते हैं, तो ये सब, हाँ सही है, देख लेना दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो 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 चलो, बाय बाय बाय। फीस वगैरह के बारे में बात क्यों करते हो, ओहो फीस तो जरूरी है बेटा। चलो वेल डन, बाय, मिलते हैं, टेक केयर।